दावा एक ऐसे धाम का जिसका जिक्र युगों पहले लिखे पुराणों में मिलता है। कोई भी माइक्रोस्कोप से देख लो या कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े दूरबीन से देख लो, ऊपर से देख लो, तो मानो वो अपने को ऐसा लगता दूर से देखते समय में कि नंदी महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। वो जो अल्पायु जो थी उनकी, उस दीर्घ आयु के लिए उन्होंने उस समय में आराधना की थी। ये इतिहास है। कहते हैं वहां महादेव के चमत्कार से आज भी नंदी के आने के निशान मिलते हैं। आज भी वहाँ पे आपको चारे आधे खाए मिलेंगे, छोड़े मिलेंगे और नंदी के पैरों के निशान मिलेंगे। लोगों के मुताबिक सतपुड़ा के घने जंगलों में किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर वो धाम आज भी मौजूद है। अगर दावा झूठा है तो लोग वहां चारा पाए जाने और किसी जानवर के पैरों के निशान मिलने की बात इतने भरोसे से कैसे कहते? अगर दावा सच है तो जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है, वहां कोई जानवर कैसे पहुंच सकता है? इसका जवाब हासिल करने के लिए हम जान पर खेलकर, खून पसीना एक करके उस चोटी पर पहुंचे। तो वहां महादेव के नंदी के आने का दावा हकीकत निकला या फसाना, आपको ये जानने और समझने के लिए इस कहानी को शुरू से देखना होगा। यानी नागपुर से, जहां से हमने उस धाम का सफर शुरू किया। हमारी मंजिल थी नागपुर से 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। पौराणिक ग्रंथों में शिव और नंदी को लेकर तमाम कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसका कोई साक्ष्य आज भी मौजूद है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। फिर भी एक नए धाम को देखने की आस में हम बढ़ते चले गए। पचमढ़ी हमारे सफर का एक पड़ाव था। मंजिल तो कहीं सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, जिसकी हमें तलाश करनी थी। टाइगर रिजर्व एरिया होने की वजह से हम हर वक्त चौकन्ने थे। चंद घंटे बाद जिप्सी का भी साथ छूट गया। अब यहां से हमें पैदल सफर शुरू करना था, लेकिन किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की, जिनसे जानकारी कम, कहानियां ज्यादा सुनने को मिली। जो अवशेष जो पाए गए, उस अवशेष में मैंने उस समय में देखा कि जिस प्रकार से एक नंदी चरता है, चरने के बाद में जो चरवैया जो चारा वारा जो बिखरा हुआ जो होता है, मानो ऐसा मान लो कि अभी यहाँ से कोई कुछ खाकर गया हो, है ना, नंदी खाकर गया हो। हरा चारा था, मानो पूरा हरा। और उसमें से जब वो जानवर कोई चलता है, जैसा नंदी महाराज वहाँ से चरे होंगे, तो उस चरने में उनको ऐसा लगा कि अभी कुछ यहाँ से कुछ खाकर कोई तो भी अभी आहट हुई उन्हें, और वो वहाँ से निकल पड़े, जो अपने को नहीं दिख पाए। हाँ, आज भी मौजूद है, शिला के रूप में है। और हम तो वहाँ तक के तो नहीं गए थे, हिम्मत ही नहीं हुई थी हमारी। चित्रशाला गए थे। चित्रशाला से पूरी पहाड़ी आपको नंदी जैसी ही मिलेंगी, और वहाँ से दूर से भी देखे तो भी नंदी के दर्शन हो जाते हैं चित्रशाला से। यकीन नहीं मान सकते कि आप यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएंगे तो आपको कोई हिंसक जानवर, हो सकता है आपको भालू मिल जाए, हो सकता है आपको टाइगर मिल जाए, हो सकता है आपको कोई बड़ा सर्प मिल जाए। तो आपको कोई ये नहीं है कि आप आगे जा पाएंगे भी या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ता है, वो पहाड़ी वाला रास्ता है, कहीं संकरा रास्ता है, कहीं आपको नदी मिलेगा, कहीं नाला मिलेगा। उस वजह से बहुत ही डेंजर रास्ता है वो। लेकिन हमें तो हर हालत में महादेव के उस दिव्य धाम तक पहुंचना था।
लोगों ने बताया था कि जंगल में बढ़ते चले जाओ, जहां नंदी के आकार का एक पहाड़ नजर आ जाएगा, वहीं से मंजिल नजर आने लगेगी। अब मंजिल तो सामने थी, बस वहां पहुंचने के लिए रास्ते की तलाश करना बाकी था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इस नदी को नंदी गंगा नदी कहते हैं, लेकिन इस जंगल में ये नदी हमारे लिए खतरे का सिंबल है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जंगल में बारिश नहीं हुई है और जंगल पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में इस घनघोर जंगल में यही एक नदी जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी का साधन है। ऐसे में अगर हम लोग नदी के इस रास्ते पर आगे बढ़े तो हमारा सामना खूंखार जंगली जानवरों से हो सकता है। इन खतरों से हमें पहले ही आगाह कर दिया गया था। फिलहाल तो जितनी जल्दी हो सके हमें इस नदी के इलाके से दूर जाना था। रास्ता तो कोई था नहीं, बस हमने दूर से उस नंदी के आकार वाले पर्वत की दिशा भांप ली थी और उस तरफ चलते चले जा रहे थे। नंदीगढ़ के इस पहाड़ पर अब इंसानों के पैर नहीं पड़ते, उसका सबूत है ये घनघोर झाड़ियाँ। हम लोगों को जिस रास्ते पर चलना पड़ रहा है वहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है और हमें इस तरीके से झाड़ियों को हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये साफ सबूत है कि नंदीगढ़ के इस पहाड़ पर इंसानों के पैर अब नहीं पड़ते। कुछ देर बाद जंगल खत्म हो गया और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई। नंदीगढ़ के इन पहाड़ों की चढ़ाई सही में किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपको इस तरीके से पहाड़ों पर खड़ी चढ़ाई चढ़नी है और पहाड़ों पर काई जमने की वजह से इन चट्टानों पर काफ़ी चिकनाई है, जिसकी वजह से पैर जो है वो लगातार फिसल रहा है और हमारा पैर फिसला यानी कि हम सीधे सैकड़ों फीट खाई में जा गिरेंगे। ऐसी मुसीबतों का सामना करने के लिए हम तो पहले से तैयार थे, लेकिन कहानी कहती है कि उस धाम में नंदी देव ने महादेव की आराधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी सवारी के तौर पर स्वीकार किया था। अगर यह कहानी सच है तो नंदी इतनी ऊंची जगह पर कैसे पहुंचे होंगे और उन्होंने इसी जगह को ही क्यों चुना होगा? कहते हैं नंदी ने इस पहाड़ी को शिव की आराधना के लिए, शिव की तपस्या के लिए इसलिए चुना क्योंकि इस पहाड़ी तक किसी का पहुंचना संभव नहीं था और अगर कोई मनुष्य इस पहाड़ी तक, इस चोटी तक नहीं पहुंचता तो उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई खलल नहीं पड़ता। लेकिन हम अब भी असमंजस में थे। क्या वाकई उस धाम में नंदी देव आते हैं? क्या हमें भी निशानी के तौर पर चारा मिलेगा? पैरों के निशान मिलेंगे? अगर सब मिल भी गया तो यह कैसे साबित होगा कि वो निशान शिव के नंदी देव के ही हैं?
तमाम सवालों के बीच चढ़ाई की मुसीबतों को झेलते हुए हम उस चोटी पर पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो दो चीजों ने हमें हैरत में डाल दिया। पहला, बैल के मुंह की आकृति वाली ये शिला। और दूसरा, उस शिला के नीचे पड़ा ये चारा। कहते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी नंदीगढ़ की यही वो जगह है जहां पर अल्पायु होने की वजह से नंदी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। भगवान शिव के वरदान के चलते नंदी इंसान से नंदी यानी कि बैल में तब्दील हो गए। कहते हैं जिस वक्त नंदी बैल में तब्दील हुए उस वक्त एक शिला में नंदी का प्रथम रूप साकार हो गया। कहते हैं यही वो शिला है जिसने नंदी का प्रथम रूप साकार किया। इस शिला को हम लोग अगर ठीक तरीके से देखेंगे तो ये शिला हमें ठीक एक नंदी की तरह दिखाई देती है। जिस तरीके से नंदी बैल जमीन पर बैठते हैं उसी तरीके से ये शिला अपना रूप यहाँ पर दिखा रही है। हो सकता है पौराणिक कथा के असर से इस शिला को देखकर लोग इस धाम को महादेव के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस आकृति के ठीक नीचे पड़े इस चारे को क्या कहा जाए? खुद की आंखों पर बिल्कुल यकीन करना मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने हमें बताया था नंदीगढ़ की इस चोटी पर, नंदीगढ़ की इस पहाड़ी पर ठीक नंदी के सामने हरा चारा पड़ा हुआ है और ये चारा उसी तरीके से जिस तरीके से नंदी या कोई भी जानवर चारा खाने के बाद बचा हुआ चारा छोड़ देता है। इस जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो चारा खाते हैं, लेकिन इतनी ऊंची चोटी पर चारा लेकर आना और उसे किसी दूसरे जानवर द्वारा खाया जाना ये भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। दावे को माने तो चारा नंदी नहीं खाया है, लेकिन आज के युग में कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। वैसे भी इस जगह पर किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन सामने जो दिख रहा था उसे नकारें भी तो कैसे? फिर हमने इस पहेली को सुलझाने का एक रास्ता निकाला। हमने चारे को हटाकर उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दिया। अब अगली सुबह भी चारा यहां मिला तभी कुछ कहा जा सकता है। अब समस्या रात गुजारने की थी। इस पहाड़ पर हमें रहने का ठिकाना कहां मिलता? लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें कुछ आदिवासी मिले जो जड़ी बूटी की तलाश में पहाड़ों में भटकते रहते हैं। रात हमने उन लोगों के साथ ही गुजार ली। सुबह जंगल में धुंध छाई थी। तब तक हमारे कदम नंदी धाम की तरफ बढ़ चुके थे। अब हमारी पड़ताल अंतिम पड़ाव पर थी। हमें पूरा यकीन था कि कल की तरह वहां आज चारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे अनबिलीवेबल
अनबिलीवेबल, इस पर यकीन करना बिल्कुल मुमकिन है। खुद की आंखों पर यकीन करना ही बिल्कुल नामुमकिन है कि ये हरा चारा उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह से कल हमने इसी तरीके के हरे चारे को हटाया था। ये हरा चारा ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जानवर चारा खाने के बाद कुछ चारा छोड़ देते हैं, ये बचा हुआ चारा यहाँ पर है। अगर कोई जानवर या चारा खाने वाला कोई जानवर अगर यहाँ आता भी है, वो साथ में अपने मुंह में लेकर यहाँ चारा लेकर आता है, छोड़ भी देता है, लेकिन कोई चारा खाने वाला जानवर रात में यहाँ क्यों आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने कल इसी तरीके का चारा देखा था, जिसके बाद हमने चारा हटा दिया था, लेकिन आज ये चारा फिर यहाँ पर मौजूद है और कल शाम तक हम लोग यहाँ पर थे। शाम के बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। हमारे होश तो उस समय उड़ गए जब चारे के पास किसी जानवर के पैरों के निशान मिले। पहले दिन ये निशान यहां से नदारद थे। नंदीगढ़ की इस चोटी पर चारे के अलावा हमें किसी जानवर के पैरों के निशान भी मिले हैं। ये निशान भी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से नंदी के पैरों के, बैल के पैरों के निशान होते हैं। आपने सामान्यतः शहरों में भी देखा होगा कि जब मिट्टी वाली ज़मीन पर नंदी चलते हैं, ऐसी ज़मीन पर जो अंदर धंस जाती है, तो इसी तरीके से बैल के चलने के निशान इसी तरीके से बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से निशान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि निशान बनाए नहीं जा सकते, या किसी और चीज़ से अगर यहाँ पत्थर भी गिर जाए तो भी इस तरीके से निशान नहीं बन सकते। समांतर जब पैर दोनों रखता है बैल, तो इसी तरीके के निशान बन जाते हैं। और उसी तरीके के निशान यहाँ पर एक जगह नहीं, कई जगह पे है। नंदी अगर अपना एक पैर यहाँ रखे तो उसका दूसरा पैर यहाँ आएगा। मे भी हो सकता है कि इस चट्टान पर उसका एक पैर रहा होगा यहाँ पर, और उसका एक पैर यहाँ पर रहा होगा। तो ये जो निशान है, नंदी के पैरों के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 3 पैरों के निशान है। एक पैर हो सकता है कि उसका इस चट्टान पर हो, या किसी पत्थर पर उसने इस जगह पर यहाँ पर पैर रख लिया हो। चारे और पैरों के निशान ने हमें उलझा कर रख दिया था। तो क्या लोगों का दावा सच है? क्या वाकई महादेव के सेवक नंदी देव इस चोटी पर आते हैं? लेकिन अभी भी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दांतों के निशान वाला नंदी का जो खाया हुआ चारा था, किसी जानवर का खाया हुआ ये जो चारा है, इस पत्ती को हम लोग ले जाएंगे और इस पत्ती को हम लोग वेटनरी डॉक्टर से चेक कराएंगे कि ये किस जानवर के दांतों के निशान है या क्या चीज़ है। महादेव के धाम में नंदी के आने का दावा हकीकत है या फसाना, अब इसका फैसला रायपुर में ही होगा। तो सवाल ये है कि ये चारा आया कहाँ से? ये चोटी बहुत ऊंची है और इस चोटी पर रोजाना किसी इंसान का चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, और आसपास कोई गांव भी नहीं है। तो सवाल यही कि आखिर रोजाना वहां पर चारा आता कहाँ से है? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम इस चारे को अपने साथ किसी जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाएं और इस चारे का परीक्षण करवाएं, ताकि ये पता लग सके कि ये चारा किसी जानवर ने खाया भी है या फिर कहानी कुछ और ही है। अब इस पूरी पड़ताल से हर चीज़ तो साफ साफ नहीं पता लगेगी, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो सकता है। रायपुर पहुंचते ही हम सबसे पहले वेटनरी एक्सपर्ट के पास पहुंचे। हमने उनको धाम की पूरी कहानी बताई, वहां से लाए चारे को सामने रखा। उसे देखने के बाद जो सुनने को मिला, उससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा। किसी गाय को आप खाते हुए देखिए या किसी बैल या बुल को खाते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वो पकड़ते हैं, कट करते हैं, फिर उसको जुगाली करते हैं, उसे भर के रखते हैं अपने मुंह में, फिर उसको बहुत देर तक वहाँ पे वो रखते हैं और कुछ उसमें से अंदर चला जाता है और कुछ वो बाहर निकाल देते हैं, थ्रो कर देते हैं। उन्हीं में से ये दिख रहा है आपको कि ये बिल्कुल जो कट लग रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़े जो दांत उनके होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं, उनसे ये कट किया वो। हाँ, इन पत्तियों को देखने से बिल्कुल मुझे लगता है कि ये इस तरह का है। भला ये कैसे हो सकता है?
हमारे कहने पर एक्सपर्ट ने चारे को एक बार फिर चेक किया और इस बार भी नतीजा वही निकला। वहां से हम एक तर्कशास्त्री और विज्ञान के जानकार के पास पहुंचे, जिसने चमत्कार से जुड़े हर दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहाँ पर पानी का स्रोत तो नहीं होगा वहाँ पर, तो मैं नहीं समझता कि रेगुलर कोई जानवर वहाँ पर जाता है होगा, और एक आध जानवर कभी चला गया होगा तो उसके पैर के निशान वहाँ हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। अब चूंकि आप जैसे दो निशान आप बोल रहे हैं, उनके दो सबूत आप बोल रहे हैं, पैर के निशान और वो खाने का जो चारे का जो बचा हुआ चीज़, तो चूंकि ये हर्बीवोरस प्राणी होते हैं तो इनका खाने का पैटर्न जो है वो तकरीबन सेम होता है। तो उसमें आप जो है वो नंदी का है या फिर कोई हर्बीवोरस प्राणी जैसे चीतल हो गया, हिरण हो गया, और भी प्राणी होते हैं हर्बीवोरस, उसके भी हो सकते हैं ये। और दूसरा बात, जो पैरों के निशान जो आप बता रहे हैं, तो उसमें पैरों के निशान में अपने को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा कि नंदी का ही है कि और दूसरे कोई प्राणी का भी हो सकता है। शिवधाम के चमत्कार को लेकर तो इस बार जानकार भी दो धाराओं में बट गए। पहले के मुताबिक चारा खाने वाला बैल जैसा ही कोई जानवर है, तो दूसरे के मुताबिक सैकड़ों फीट ऊंचाई पर किसी बड़े जानवर का पहुंचना नामुमकिन है। हो सकता है किसी हिरन या सांभर का काम हो, जो अक्सर ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। पैरों के निशान भी उसी के हो सकते हैं। लगातार 2 दिन ठीक नंदी की उस शिला के नीचे ही चारे का पाया जाना कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। हम किसी की आस्था को खारिज नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस शिवधाम की बड़े वैज्ञानिक औजारों के साथ पड़ताल होनी चाहिए, ताकि हकीकत और फसाने का फर्क समझ में आ सके। देखिए, आस्था बनाम तर्क की बहस का अमूमन कोई नतीजा नहीं निकलता और पड़ताल ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जिसे हकीकत मानकर साबित भी नहीं कर सकते और फसाना मानकर सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।